हेलो दोस्तों, नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबर बिना देरी के बताएंगे। सबसे पहले बताएंगे पीओके हिंसा से हिली पाकिस्तान सरकार, खुद शहबाज शरीफ ने किया अब पीओके का दौरा। जी हां, तो वहीं बड़ा खुलासा हुआ है कैसे पीएम मोदी ने रुकवाई थी रशिया यूक्रेन की जंग। तो वहीं पाकिस्तान में इमरान खान को अचानक ये क्या हुआ, आप भी देखकर रह जाएंगे हैरान। तो वहीं सारी जानकारियां बताएंगे, बस आप वीडियो के अंत तक बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले देश भारत का पुरजोर समर्थन करते तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कहिएगा। बात करें पहली बड़ी खबर की, जहां पीओके हिंसा से हिली पाकिस्तान की सरकार, खुद शहबाज ने किया पीओके का दौरा, बीजेपी के खिलाफ उगला जहर। बता दें, पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में हाल में जमकर हिंसक प्रदर्शन हुआ। इस दौरान भारी संख्या में आगजनी हुई। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस कर्मियों को जमकर पीटा और पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान कश्मीर की आजादी की भी मांग उठी। मूल रूप से ये प्रदर्शन बिजली और आटे के बढ़े हुए रेट के खिलाफ था। सरकार के आश्वासन के बाद प्रदर्शन तो बंद हो गया, लेकिन इससे पाकिस्तान की सरकार पूरी तरह से हिल गई। पीओके में दोबारा इस तरह से उग्र प्रदर्शन ना हो, इसको लेकर उन्होंने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने कश्मीर के लोगों के सामने आने वाली समस्याओं के समाधान की बात कही। दरअसल जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी यानी जाक ने बीते शनिवार को सब्सिडी की मांग को लेकर प्रदर्शन का ऐलान किया था, जिसके बाद पुलिस ने शुक्रवार को इस 70 से अधिक लोगों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद पीओके की जनता आक्रोश में आ गई और जमकर हिंसा हुई। अब आपको बता दें, शहबाज ने पीओके के लोगों के लिए पानी शुल्क, नीलम झेलम और अन्य मुद्दों पर चर्चा के लिए एक कमेटी के गठन का निर्देश दिया। तो वहीं पीओके में पहुंचने के बाद शहबाज शरीफ ने भारत और बीजेपी के खिलाफ भी जमकर जहर उगला। शहबाज ने कहा कि पाकिस्तान भारत के कब्जे वाले कश्मीर के लोगों के लिए हमेशा आवाज उठाता रहेगा। पाकिस्तान वहां के लोगों को हमेशा नैतिक और राजनयिक समर्थन देगा। इस दौरान शहबाज ने तिहाड़ जेल में बंद कश्मीरियों की भी चर्चा की। शहबाज ने कहा कि बीजेपी ने कश्मीर की श्रीनगर, बारामूला और अनंतनाग 3 सीटों पर अपने प्रत्याशी नहीं उतारे हैं। इससे साफ होता है कि भारत की सत्तारूढ़ पार्टी अपने नाम से कश्मीर में चुनाव नहीं लड़ सकती है, क्योंकि जनता के दिल में गुस्सा है। दोस्तों, बैकएंड में क्या हो रहा है वो हम आपको बताते हैं। दरअसल आपको याद होगा, ये जो प्रदर्शन हुआ अभी पीओके में, वहां पर पीओके के कुछ लोगों ने यानी कश्मीरियों ने भारत के झंडे लहराए। उस प्रदर्शन में इंडियन फ्लैग देखा गया और लोगों ने भारत के साथ जुड़ने की बात कही। पाकिस्तान के साथ अब नहीं रहना, लेकिन भारत के साथ अब हमें जाना है, ये बयानबाजी भी निकलकर सामने आया। जिसके बाद पाकिस्तान को जैसे ही मालूम पड़ा कि कहीं ना कहीं भारत के साथ अब जाने की कोशिश में लगे हुए हैं पीओके के लोग, अब ऐसे में कैसे उनका माइंड को वॉश किया जाए, तो शहबाज शरीफ अब खुद पीओके पहुंच चुके हैं और भारत की खिलाफी करने की कोशिश कर रहे हैं और पीओके की जनता के मन से भारत को लेकर जहर घोलने की कोशिश कर रहे हैं। और इसीलिए वो तिहाड़ जेल में बंद कश्मीरियों को लेकर, खास करके आतंकवादियों को लेकर कश्मीर को भड़काने की कोशिश की है, ताकि पीओके की जनता भारत को अच्छा ना समझे। ऐसे में ये है वाकई में रियलिटी। इस पर आपकी क्या राय होगी दोस्तों, कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। क्या शहबाज शरीफ पीओके की जनता का माइंड वॉश कर पाएंगे? इस पर जो भी आपकी राय हो कमेंट में लिखना मत भूलिएगा। तो वहीं बता दें, इतना ही नहीं, पाकिस्तानी जासूसों ने कश्मीरी पत्रकार को किया अगवा। हाईकोर्ट ने मांगी रिपोर्ट। आईएसआई को सता रहा कौन सा डर? दरअसल लाहौर हो या कराची या फिर इस्लामाबाद या पाकिस्तानी कब्जे वाला कश्मीर, वहां ऐसा लगता है कि कानून नाम की कोई चीज ही नहीं है। जिन पर लोगों की सुरक्षा करने का जिम्मा है वो खुद भक्षक बन गए हैं। पुलिस प्रशासन नाम की चिड़िया के पर कतर दिए गए हैं। इसकी ताजा मिसाल एक बार फिर पाकिस्तान में मिली, जहां इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने सुरक्षा एजेंसियों से कश्मीरी पत्रकार के कथित अपहरण पर रिपोर्ट मांगी है। इस्लामाबाद के जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने एजेंसियों की कथित भूमिका पर देश के रक्षा सचिव से रिपोर्ट तलब किया है। जी हां, तो वहीं बता दें, भारत ने दोस्त इजराइल को 27 टन विस्फोटक भेजकर उतारा कारगिल का कर्ज, तो स्पेन ने दे दिया तगड़ा झटका, फंस गए नेतन्याहू। जी हां, भारत ने गाजा युद्ध में फंसे इजराइल को हथियार भेजे हैं। भारत ने यह कदम तब उठाया जब इजराइल को अमेरिका ने हजारों बम की सप्लाई को रोक दिया है। पिछले 8 महीने से हमास के साथ जंग में इजराइल के हथियारों का जखीरा खाली हो गया है और उसने दोस्त भारत से मदद मांगी थी। भारत ने इजराइल को हथियार भेजा भी है, लेकिन अब इसे स्पेन ने अपने बंदरगाह पर रुकने की इजाजत देने से मना कर दिया है। बताया जा रहा है कि इस व्यापारिक जहाज पर 27 टन विस्फोटक लदा हुआ है और इसे भारत से भेजा गया था। स्पेन ने कहा है कि मध्य पूर्व को शांति की जरूरत है, ना कि और ज्यादा विस्फोटकों की। जी हाँ, तो वहीं बता दें, नेतन्याहू और भारतीय जेम्स बॉन्ड में मुलाकात, रमजान में रुक गई गाजा जंग, पीएम मोदी के खुलासे की पूरी कहानी आपको बता दें। भारत और इजराइल के बीच करीबी दोस्ती दशकों पुरानी है। कारगिल जंग हो या गाजा युद्ध, दोनों ही देशों ने एक दूसरे की हर तरह से मदद की है। भारत और इजराइल हथियारों से लेकर संयुक्त राष्ट्र के मंच तक एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं। इजराइल इन दिनों गाजा युद्ध में फंसा हुआ है और पिछले 8 महीने से भीषण लड़ाई चल रही है। तो इस बीच पीएम मोदी ने खुलासा किया है कि उन्होंने अपने विशेष दूत को इजराइल भेजा था ताकि मुस्लिमों के पवित्र रमजान के महीने में संघर्ष विराम को लागू किया जा सके। मित्र भारत के अनुरोध को इजरायली
पीएम बेंजामिन नेतन्याहू मान गए और उन्होंने संघर्ष विराम को मंजूरी दे दी। दरअसल पीएम मोदी ने इंडिया टुडे को दिए इंटरव्यू में बताया कि मैंने अभी गाजा में रमजान का महीना था, तब अपने विशेष दूत को इजराइल भेजा। इजराइल के पीएम और राष्ट्रपति सबसे मिलना था। मैंने कहा कि इन्हें समझाइए कि कम से कम रमजान में गाजा में बम ना गिराए और उन्होंने पालन करने का भरपूर प्रयास किया। आखिर में 2-3 दिन लड़ाई हो गई, लेकिन मैंने विशेष दूत भेजा था। यहाँ तो मुझे आप मुस्लिमों को लेकर घेर लेते हैं, लेकिन मोदी ने गाजा में रमजान के महीने में बम हमले को रुकवाया, लेकिन मैं इसकी पब्लिसिटी नहीं करता हूँ। ये कहना था दोस्तों पीएम नरेंद्र मोदी जी का, जो वाकई में बताने से ज्यादा करने में विश्वास रखते। मानते नहीं आप लोग इस बात को? अपनी राय अवश्य दीजिएगा दोस्तों। तो वहीं आपको बता दें, इस मुद्दे पर जयशंकर जी ने भी बड़ा खुलासा किया है। दोस्तों पहले एक विज्ञापन छापा गया था जिसमें आपने देखा होगा कि एक एक्ट्रेस कहती है वॉर रुकवा दिया पापा ने। इस पर जयशंकर जी ने इसके पीछे की कहानी बताई। एक इंटरव्यू में जयशंकर जी ने बताया कि मोदी से ये सबसे अधिक बार पूछा जाने वाला सवाल है, क्योंकि लोग वास्तव में ये जानने की रुचि रखते हैं कि उन्होंने रशिया यूक्रेन युद्ध रोकने के लिए क्या किया। विदेश मंत्री ने 2 मौके का जिक्र किया जब पीएम मोदी ने रशिया और यूक्रेन के बीच गोलाबारी रोकने के लिए हस्तक्षेप किया था, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि भारतीय छात्रों को युद्ध क्षेत्र से सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। तो वहीं बता दें, नेपाल के प्रधानमंत्री प्रचंड के लिए खड़ी हुई नई मुश्किल, सहयोगी ने गठबंधन तोड़ा, फिर विश्वास मत हासिल करेंगे। जी हां, बता दें नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड 20 मई को संसद में विश्वास मत हासिल करेंगे। ये उनके पद संभालने का 18 महीने के भीतर चौथा विश्वास मत होगा। एक गठबंधन सहयोगी द्वारा उनकी सरकार से समर्थन वापस लेने के कुछ दिनों बाद उन्हें विश्वास मत का सामना करना पड़ रहा है। प्रचंड नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी से संबंध रखने पूर्व गुरिल्ला नेता है और उनकी पार्टी प्रतिनिधि सभा में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है। विश्वास मत हासिल करने का निर्णय 13 मई को उपेंद्र यादव के नेतृत्व वाली जनता समाज पार्टी नेपाल द्वारा पार्टी में विभाजन के बाद सरकार से अपना समर्थन वापस लेने के बाद किया गया है। यादव ने उप प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था और उनकी पार्टी सरकार से बाहर हो गई थी। तो वहीं बता दें, पाकिस्तान में इमरान खान का ये क्या हाल हुआ, पहचान ही नहीं पाएंगे आप। वीडियो हुआ वायरल। बता दें, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान भ्रष्टाचार विरोधी कानूनों में बदलावों के एक मामले में गुरुवार को एक वीडियो लिंक के माध्यम से देश के सर्वोच्च न्यायालय के सामने पेश हुए। इसी बीच उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें वो बिल्कुल बदले नजर आ रहे हैं। जब से उनके समर्थकों ने ये वीडियो देखा है, सब के सब हैरान और परेशान हैं। दरअसल कोर्ट की सुनवाई ऑनलाइन थी। इसी सुनवाई के दौरान एक वीडियो क्लिप वायरल होने लगी। वायरल वीडियो में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी के संस्थापक का चेहरा पूरी तरह बदला हुआ नजर आ रहा था। आप भी स्क्रीन पर देख ही पा रहे होंगे। वायरल वीडियो में दिखाई दे रहा है कि इमरान खान के बाल पूरी तरह सफेद हो चुके हैं और इस वीडियो में वो बहुत ही अधिक उम्र दराज दिखाई दे रहे हैं, जिसमें वो 2 अन्य व्यक्तियों के साथ एक कुर्सी पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं। अपने काले और स्टाइलिश बालों के लिए मशहूर इमरान खान पहचान में ही नहीं आ रहे हैं। कई लोगों ने तो यहाँ तक पूछा है कि क्या ये इमरान खान ही है। बहरहाल दोस्तों, हम इन वीडियोस की और पिक्चर्स की पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन जो खबरें पाकिस्तान से निकलकर सामने आ रही थी, पाकिस्तान के लोग इनको इमरान खान बता रहे हैं। साथ ही साथ आपको बता दें, चीन गए व्लादिमीर पुतिन, पीछे से यूक्रेन ने रशिया पर दाग दिए। 100 से ज्यादा ड्रोन, हुआ धमाका। जी हाँ, रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन चीन के दौरे पर हैं। इधर पीछे से यूक्रेन ने रशिया पर बड़ा हमला कर दिया। यूक्रेन ने रशिया के 100 से ज्यादा ड्रोन दागे हैं। रशिया के रक्षा मंत्रालय ने इसकी पुष्टि की है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन की सेना ने क्रीमिया को निशाना बनाकर बड़े पैमाने पर शुक्रवार तड़के ड्रोन से हमला किया। इस वजह से आसपास के इलाकों में बिजली गुल हो गई और एक ऑयल रिफाइनरी में आग भी लग गई। रशिया के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक यूक्रेन ने 100 ड्रोन से हमले किए हैं, जिन्हें रातों रात जमींदोज कर दिया गया। मॉस्को के रक्षा मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि रशिया ने रात भर में देश के दक्षिण क्रीमिया में और काला सागर में 100 से अधिक यूक्रेनी ड्रोनों को मार गिराया है। तो वहीं बता दें, पुतिन जिनपिंग की मुलाकात पर अमेरिका को क्यों लगी मिर्ची, कहा दोनों तरीके नहीं हो सकते। जी हाँ, जैसा कि आपको हमने बताया, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन चीन के दौरे पर हैं, जहां पर पुतिन और चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग के बीच बैठक हुई। अब इस बैठक पर संयुक्त राज्य अमेरिका की ओर से प्रतिक्रिया आ गई है। अमेरिका ने बीजिंग पर हमला बोलते हुए कहा कि देश के पास दोनों तरीके नहीं हो सकते। बता दें कि यूक्रेन में चल रहे युद्ध और बढ़ते पश्चिमी प्रतिबंधों के बीच रशिया सक्रिय रूप से चीन का समर्थन मांग रहा है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार चीन ने एक राजनयिक रुख बनाए रखा है जो रशिया का समर्थन करता है। संयुक्त राष्ट्र जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर प्रतिबंधों के खिलाफ वकालत करता है और संघर्ष के समाधान को प्रोत्साहित करता है। हालांकि यह समर्थन पश्चिम के साथ आर्थिक संबंध बनाए रखने की चीन की इच्छा से संतुलित है। तो वहीं बता दें, ऋषि सुनक ने दिया तगड़ा झटका, भारत की 4000 नर्सों को छोड़ना होगा। देश क्या है पूरी खबर। दरअसल मोटी रकम लेकर वीजा स्पॉन्सर करने वाली नई कंपनियां फर्जी पाई गई हैं, जिसकी वजह से ब्रिटेन में हजारों भारतीय नर्सों पर खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि ऋषि सुनक सरकार ने उन भारतीय नर्सों पर कार्रवाई शुरू कर दी है जिन्हें इन कंपनियों के जरिए रखा गया था। सरकार के इस फैसले
का असर 7,000 से ज्यादा नर्सों पर पड़ेगा। इनमें सबसे ज्यादा भारत की 4,000 नर्स है। इन नर्सों में से 94% मामले कंपनियों का रजिस्ट्रेशन रद्द करने के कारण सामने आए हैं। भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक इसके लिए सरकार को भी जिम्मेदार माना जा रहा है, क्योंकि यह समस्या फर्जी कंपनियों के वजह से पैदा हुई है, जिन्हें सुनक सरकार ने बिना जांच पड़ताल किए विदेशों से नर्सों को नौकरी पर रखने की इजाजत दी थी। दरअसल ब्रिटेन में विदेशियों को काम पर रखने के लिए स्पॉन्सर लाइसेंस की जरूरत होती है। सुनक सरकार पर बिना जांच के सैकड़ों कंपनियों को लाइसेंस देने का आरोप है। सरकार ने 268 कंपनियों को लाइसेंस दिया जिन्होंने कभी इनकम टैक्स रिटर्न भी दाखिल नहीं किया। इनमें से लाइसेंस हासिल कर चुकी कई कंपनियां भी फर्जी थी। अगर आप भी मानते हैं कि ये ऋषि सुनक सरकार की गलती है, ऐसे में नर्स को इसका दंड नहीं मिलना चाहिए, तो अपनी राय अवश्य दीजिएगा दोस्तों। तो वहीं आपको बता दें, भारतीय मूल के सांसदों ने अमेरिकी सरकार को दिखाया आईना, कहा मानवाधिकारों पर भारत को उपदेश देने से काम नहीं चलेगा। जी हां, भारतीय मूल के अमेरिकी सांसदों ने मानवाधिकारों को लेकर भारत पर उठाई जा रही उंगलियों पर दो टूक कहा है कि इस मुद्दे पर भारत को उपदेश देने के बजाय उनके साथ बातचीत करने की आवश्यकता है। भारतीय मूल के अमेरिकी सांसद रॉ खन्ना ने देसी डिसाइड्स समिट के दौरान भारतीय अमेरिकी समुदाय को संबोधित करते हुए कहा कि भारत पर 100 से अधिक सालों तक ब्रिटिश हुकूमत का राज रहा, इसीलिए जब भी हम मानवाधिकारों के बारे में बात करते हैं, जब आप विदेश मंत्री जयशंकर या किसी अन्य अधिकारी के साथ बात करते हैं, तो आपको यह समझना होगा कि केवल भारत को सिर्फ उपदेश देने से काम नहीं चलेगा, आपको समस्याओं पर बात कर उसका समाधान खोजना होगा। तो वहीं बता दें, कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो का विरोध क्यों कर रहे मुस्लिम और यहूदी लोग, सरकार बनाने में होगी दिक्कत। जी हां, कनाडा में अगले साल चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में एक सर्वे रिपोर्ट ने कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को चिंता में डाल दिया है, जिससे ट्रूडो के लिए फिर से सत्ता में लौटना मुश्किल हो सकता है। दरअसल इजराइल और हमास युद्ध की वजह से मुस्लिम और यहूदियों में जस्टिन ट्रूडो और उनकी लिबरल पार्टी की लोकप्रियता कम हुई, क्योंकि इस युद्ध के दौरान ट्रूडो ने प्रवासियों के बीच तक अपनी बात नहीं पहुंचाई थी। इससे लोगों में नाराजगी, इसीलिए जस्टिन ट्रूडो और उनकी लिबरल पार्टी की लोकप्रियता देश के मुस्लिमों और यहूदियों के बीच कम हुई है। कुछ समय पहले तक इन समुदायों की पहली पसंद ट्रूडो बने हुए थे। जी हां, तो वहीं बता दें, अंग्रेजों की खींची रेखा आज बनी जंग का मैदान। कहानी डूरंड लाइन की, तालिबान और पाकिस्तान बरसा रहे एक दूसरे पर बारूद। जी हां, पाकिस्तान और अफगानिस्तान तालिबान की सेना के बीच पिछले 3 दिनों से संघर्ष चल रहा है। डूरंड लाइन पर दोनों देश एक दूसरे पर निशाना लगा रहे हैं। टोलो न्यूज के मुताबिक पख्तिया के निवासियों ने कहा है कि पाकिस्तान की ओर से दर्जनों मिसाइलें दागी गई जो लोगों के घरों पर गिरी हैं। एक समय था जब पाकिस्तान तालिबान की मदद करता था, लेकिन जब से तालिबान अफगानिस्तान की सत्ता में आया है, पाकिस्तान के साथ संघर्ष बढ़ गया है। टीटीपी आतंकियों के हमले भी बढ़ गए हैं। अफगानिस्तान पाकिस्तान के विवाद का सबसे बड़ा कारण डूरंड लाइन है, जिसे अंग्रेजों ने बनाया और ये पाकिस्तान के लिए मुसीबत बनी हुई है। तो वहीं बता दें, चीन के फुजियान ने बढ़ाई धड़कन, तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर बनाएगा अपना। भारत कितना है ये जरूरी? दरअसल दुनिया के महासागरों के असीमित विस्तार के बीच समुद्र में प्रभुत्व का विस्तार करने के लिए दुनिया की महाशक्तियों के बीच ग्रेट गेम अपनी चरम पर पहुंचता जा रहा है। खासकर चीन के समुद्री लालच ने भारत की धड़कनें बढ़ा दी हैं और अब भारत भी समुद्र में ड्रैगन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तीसरा एयरक्राफ्ट बनाने की दिशा में कदम बढ़ा दिया है। दुनिया में बढ़ते जियोपॉलिटिकल टेंशन के बीच हिंद प्रशांत क्षेत्र के ये दो दिग्गज अद्वितीय नौसैनिक ताकत का विस्तार करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाह रहे हैं। चीन के तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर ने समुद्र की अपनी यात्रा शुरू कर दी है, जबकि महीनों की सोच विचार के बाद आखिरकार भारत भी तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर का निर्माण के लिए तैयार हो गया है। तो वहीं बता दें, भारत की शिक्षा देख जले पाकिस्तानी, कहा इंडिया नहीं हम तो बांग्लादेश से भी पीछे हैं। इंडिया की तो बात ही छोड़ दो। जी हां, अपने नेताओं को ही लगाई इन्होंने लताड़। जी हां, अंग्रेजों ने जब 1947 में भारत को आजाद करने का फैसला किया तो एक धड़े ने एक धर्म के नाम पर पाकिस्तान बना लिया। पाकिस्तान ने एक देश तो बना लिया, लेकिन उसे चलाना कैसे है ये नहीं आया। भारत में भी बहुत सी समस्याएं हैं, पर उनके बावजूद हमें उम्मीद की रोशनी दिखाई देती है। तो वहीं अगर पाकिस्तान की बात करें तो वो सिर्फ भारत की तरक्की को देखकर जल रहा है। खुद कैसे इंप्रूव करना है वो नहीं पता, लेकिन भारत क्यों तरक्की कर रहा है वो देख देख कर लगातार जल रहा है। पाकिस्तान के सांसद सैयद मुस्तफा कमाल ने एक बयान में कहा कि भारत आज चांद पर जा रहा है और कराची में गटर का ढक्कन ना होने से बच्चे की मौत की खबर आती है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि भारत की शिक्षा नीति दुनिया में सीईओ देती है और पाकिस्तान बेरोजगार। इसको लेकर पाकिस्तानियों ने अपने नेताओं को लताड़ लगाई। ऐसे में पाकिस्तान का यूट्यूबर सुहेल चौधरी ने इस मुद्दे पर लोगों से बात की। आबिद अली नाम के शख्स ने कहा कि किसी भी पार्टी की सरकार हो वो शिक्षा पर काम नहीं करती, जो करता है उसकी सरकार गिर जाती है। प्लानिंग के तहत ये सब किया जा रहा है। भारत से तो तुलना ही नहीं, अगर बांग्लादेश की बात भी करे तो उनकी शिक्षा भी पाकिस्तान से काफी बेहतर है। शौकत अली नाम के शख्स ने कहा कि पाकिस्तान में जब भी कोई अच्छा काम होता है तो उसे बंद करने के लिए बहुत से लोग आ जाते हैं। जी हाँ, और भी बहुत सी बातें कही गई दोस्तों। इससे लगता है कि पाकिस्तान की आवाम अब
कहीं ना कहीं इंटेलिजेंट होती जा रही है और वो समझ रही है कि कैसे हुक्मरान उनका बेवकूफ बनाए रहे हैं, सिर्फ उनको वोट देने की मशीन समझ रहे हैं। तो वहीं आपको बता दें पीओके वापस लेने के लिए क्यों है 400 सीटों की आवश्यकता, हिमंता बिश्व शर्मा ने बताया इसका असली कारण। जी हाँ, पीओके को वापस लेने के लिए 400 सीटों की आवश्यकता के सवाल पर हिमंता बिश्व शर्मा ने कहा कि सिर्फ 272 सीटों के साथ ये संभव नहीं है। तब बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कहेंगे कि पाकिस्तान के पास परमाणु बम है, उन्होंने चूड़ियां नहीं पहनी है, वगैरह वगैरह। हिमंता ने आगे कहा कि हमारी संसद में पाकिस्तान के बहुत सारे दोस्त होंगे, इसीलिए पीओके के भारत में विलय के लिए एक निर्णायक नेता और दृढ़ सांसद जरूरी है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिश्व शर्मा ने आगे कहा कि भारत के संविधान के अनुसार पूरा जम्मू कश्मीर हमारा है, पूरे जम्मू कश्मीर को भारत में लाना हमारी संवैधानिक जिम्मेदारी है और उस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए हमें 400 सीटें चाहिए ही चाहिए, किसी भी कीमत पर चाहिए। क्या लगता है दोस्तों आपको, क्या इस बार बीजेपी 400 प्लस सीटें हासिल कर पाएगी? हाँ या ना में जवाब जरूर दीजिएगा और जो कहते हैं नहीं वो कारण जरूर बताइएगा। तो वहीं मालीवाल केस को लेकर बड़ी खबर, फोरेंसिक टीम के साथ सीएम आवास पहुंची दिल्ली पुलिस, सीसीटीवी फुटेज की कर सकती है जांच। जी हां, आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ सीएम आवास में हुई मारपीट के बाद आज दिल्ली पुलिस की टीम सीएम केजरीवाल के घर पहुंच गई। दिल्ली पुलिस की टीम यहां पर फोरेंसिक टीम के साथ पहुंची है। एफएसएल टीम सीएम आवास से स्वाति मालीवाल के साथ हुई बदसलूकी के मामले में साक्ष्य इकट्ठा कर सकती है। इतना ही नहीं, माना यह जा रहा है कि टीम सीएम आवास के सीसीटीवी फुटेज भी चेक कर सकती है, जिससे इस मामले को लेकर और भी जानकारियां मिल सकती हैं। जी हां, आपको बता दें केजरीवाल के साथ विभव को देख स्वाति मालीवाल ने दर्ज करवाई शिकायत। पहले संजय सिंह ने दिया था कार्रवाई का भरोसा। तो वहीं आम आदमी पार्टी के वीडियो पर स्वाति मालीवाल का पलटवार, कहा राजनीतिक हिटमैन ने खुद को बचाने की कोशिश कर दी है शुरू। तो दोस्तों ये थे भी की सारी बड़ी खबर। आपको खबर कैसी लगी? थोड़ी भी अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर पर। और मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में, लेकिन वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कहना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, बहुत बहुत धन्यवाद।